इंपॉर्टेंट। चलिए, तो पैरसेक देख रहे थे। उस पैरसेक में सपोज ये सन है और ये अर्थ है। जब अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रहा होगा, मतलब रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उसके दौरान डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे तो वो हमेशा ही होगा। कोई एक डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं, और इनफैक्ट हम लोग एवरेज डिस्टेंस ले रहे हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि वो एलिप्टिकल शेप है, तो एलिप्टिकल शेप होने की वजह से डिस्टेंस वेरी करेगा, लेकिन लगभग लगभग हम लोग उसका अगर एवरेज निकाल लेंगे तो सेम ही रहता है वो डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है, और ये सन हो गया, यहाँ एस लिखा हुआ है, ये अर्थ हो गया, ई लिखा हुआ है। और कोई बहुत डिस्टेंट स्टार अगर हम लेते हैं, इतना डिस्टेंस कि हम लोग अगर वहां से एक लाइन ज्वाइन करें अर्थ को, और एक लाइन ज्वाइन करें उसी स्टार से सन को, तो ये जो एंगल सबटेंड हो, वो अगर एंगल 1 आर्क सेकेंड होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको पैरेलैक्स एंगल 1 आर्क सेकेंड। तो जब ये पैरेलैक्स एंगल पी 1 आर्क सेकेंड हो जाए, तो उस केस में सन से उस स्टार का डिस्टेंस या फिर अर्थ से उस स्टार का डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं क्या, कितना, 1 पैरसेक। ठीक है, ये है, ये डिस्टेंस है पूरा 1 पैरसेक। ठीक है, तो ये 1 पैरसेक का डेफिनेशन हो गया, जो कि हम लोग को पढ़ना था। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास क्या है समझिएगा। आप लोग मास के बारे में काफी कुछ ऑलरेडी जानते हैं। हम लोग जब सब्जी खरीदते हैं या ग्रोसरी स्टोर से कुछ भी खरीदते हैं, तो हम लोग उसका वेट या मास मेजर करके लेते हैं। डे टू डे लाइफ में उसी को वेट कहा जाता है, और उसको हम लोग साइंस में या फिजिक्स में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक, वेट हम लोग के फिजिक्स में हम लोग जानते हैं कि एक अलग चीज होता है। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ऑलरेडी 9th में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्मल मासेस की, तो उसका एक प्रोटोटाइप बना हुआ है 1 kg का, और उस 1 kg का जो प्रोटोटाइप है वो सबके यहाँ पे हर कंट्री के यहाँ एक सेंटर होता है। जैसे हम लोग के यहाँ एक नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी करके एक सेंटर है, वहां पे दिल्ली में है, वहां पे वो रखा हुआ रहता है। एज एक बार जब इंटरनेशनली डिसाइड हो गया कि हाँ भाई इसको हम 1 kg कहेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली 1 kg, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट की बात नहीं, जब डिफाइन हो गया और सब लोग एग्री कर गए, तो फिर सारे कंट्रीज को प्रोटोटाइप्स दिया गया, और वो उनके पास है, और उसी से मैच करके जो स्टैंडर्ड वेट्स बनाया जाता है, जो वेइंग मशीन में आप लोग देखते होंगे वेट्स यूज होता है, वो उसी से मैच करके बनाया गया। और फिर फाइनली उसके बहुत सारे प्रोटोटाइप्स अभी तो अवेलेबल हैं, तो उसी से वो कॉपी होता रहता है। इन केस ऑफ एनी कंट्रोवर्सी, वो मैच कराया जाएगा जो एनपीएल के लेबोरेटरी में रखा हुआ है, वहां से जो प्रोटोटाइप है उससे मैच कराया जाएगा। ऑब्वियसली ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस में होने वाला है, तो उसकी कोई जरूरत होगी नहीं, ठीक है, बट थ्योरेटिकली वी आर रेडी फॉर दैट। अब बात करते हैं कि अगर बहुत छोटे मास अगर हम लोगों को मेजर करने हो तो क्या कैसे करते हैं। बहुत छोटा मास का यूनिट आपको मालूम है, एक चीज कहलाता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको यू से डिनोट करते हैं। पहले एएमयू लिखते थे, अब यू लिखते हैं। वो जो है एटम्स के मास के लेवल की बात करता है। और ये क्या होता है, 1U। 1U जो फाइनली लास्ट में रखा गया, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन के टर्म्स में भी पहले हुआ, हाइड्रोजन के टर्म्स में उससे पहले हुआ था, एंड फाइनली जो सबसे क्लोजेस्ट मिला, जो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स के मास को नॉन फ्रैक्शन बना सकता था, नॉन डेसिमल बना सकता था, वो था कार्बन 12 का 1/12 ऑफ द कार्बन 12 मास। ठीक है, सो कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 12, जो मेन हम कार्बन जिसको बोलते हैं वो कार्बन 12 ही है। तो कार्बन 12 का अगर 1/12 मास होगा, जो कार्बन 12 का जो भी मास है, मास ऑफ कार्बन 12, उसका 1/12 कर देंगे, तो जो मास होगा वो मास ऑफ क्या होगा, 1 AMU या 1U के बराबर है। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि कार्बन 12 का मास लिए उसका 1/12 कर दिया, तो जो मास आया वो 1U है। और उसके अलावा उससे छोटा कोई मास हो सकता है, जैसे ये इसमें तो हम लोग एटम्स का मास मेजर करते हैं,
एक मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होगा, उससे छोटा तो कोई मास नहीं हो सकता, है ना। तो सबसे छोटा जो मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एटलीस्ट जितना हम लोग अभी तक जानते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस क्या हम लोग करते हैं? फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस ऑफ एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटसेट्रा हम लोग ये करते हैं, वी यूज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में बहुत डिटेल हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली जो है रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी को पहले मेजर करता है, जो कि मास ऑफ चार्ज पार्टिकल के इक्वल होता है। ठीक है, R इक्वल्स टू mv बाई क्यूबी, ये एक फॉर्मूला है जो क्लास 12 में आप पढ़िएगा। तो ये जो रेडियस है आप दिख रहे हैं कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा मास होगा। ठीक, अब सोचिए कि अगर हमको बाकी सारे फैक्टर्स मालूम है, रेडियस हम मेजर कर पाए, वेलोसिटी मेजर कर पाए, चार्ज मेजर कर पाए, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन सबको मेजर कर लिया, आपको इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं सोचना है ना, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ये बाकी फैक्टर्स एम को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स अगर हमको मालूम है, तो कैन वी फाइंड द मास? यस। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स के मास को मेजर करने के लिए या मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करते हैं, जो इसी फैक्ट को यूज करता है कि रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल मूव करता है तो उसका जो रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी होता है वो मास ऑफ द पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होता है। तो मोर इज द रेडियस, मोर इज द मास। ठीक है, तो हम लोग कंपैरिजन करके भी रेशियो करके निकाल सकते हैं कि R1 बाई R2 इक्वल्स टू M1 बाई M2। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल का मास M2 है जो हमको पहले से पता था, और उसका रेडियस क्या है वो हम लोग निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, और दूसरा चार्ज पार्टिकल का मास हमको निकालना है, वो मास M1 हमको नहीं पता है और उसका रेडियस हम R1 निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंट से। तो अगर M2 पता है, R2 पता है, R1 पता है, तो M1 निकाला जा सकता है। सो दिस इज द मेथड वी यूज फॉर फाइंडिंग द मास ऑफ सब एटॉमिक और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये बात हो गई स्मॉल मासेस की, उसका यूनिट क्या है, 1U है, और उसके अलावा उसके मेथड की हमने चर्चा की, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इसका हम लोग यूज करते हैं, है ना। ये है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ इसको किसको कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, जिसका नाम है लार्ज मासेस। लार्ज मासेस कैसे निकालते हैं? जैसे प्लैनेट का मास, स्टार का मास। अब आप सोचते होंगे ना कि कैसे पता चल गया कि मार्स का मास इतना है, वीनस का मास इतना है, सन का मास इतना है ना। तो ये पता कैसे चलता है? क्या हम लोग जाते हैं वेइंग मशीन ले जाते हैं, तौलते हैं, अच्छा ये मार्स से ये वीनस ज्यादा वजन का है, या वीनस से मार्स ज्यादा वजन का है, ये तो नहीं करते हैं, है ना। तो कैसे पता करते हैं? छोटे मीडियोकर मासेस की तो हमने बात कर ली कि नॉर्मल वेइंग मशीन यूज कर लेंगे। हमने स्मॉल मासेस की बात की कि किस तरह से उसको निकालेंगे, उसका यूनिट क्या होगा। बात करते हैं अब लार्ज मासेस की, उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्चुअली में ये जो कैलकुलेशन किया जाता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, उसी के बेसिस पे वहां पे जो फोर्स होता है ना, उस फोर्स से रिलेट करके, वहां पे फोर्स जो होता है उसका एक्सप्रेशन आपको मालूम है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फोर्स से रिलेट करके हम लोग इस मासेस को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे हम लोग मेजर किया जा सकता है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल मेथड कहते हैं। तो दो मेथड्स मैंने बताया आपको, मास स्पेक्ट्रोग्राफ एंड ग्रेविटेशनल मेथड। मास स्पेक्ट्रोग्राफ स्मॉल मासेस के लिए एंड ग्रेविटेशनल मेथड फॉर लार्ज मासेस। ठीक है, बहुत डिटेल में उसके अभी प्रोसेस को नहीं जानना है, वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस इन द चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, अब हम लोग रेंज ऑफ मास की बात करते हैं। जैसे आपने लेंथ को देखा ना, लेंथ में दो मेथड्स हमने देखा था, एक लार्ज डिस्टेंस के लिए पैरेलैक्स मेथड और स्मॉल डिस्टेंस के लिए ओएलिक एसिड वाला। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने दो चीज को डिस्कस किया, स्मॉल मास एंड लार्ज मास। मेथड्स भले हमको बहुत डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमने दोनों पार्ट को डिस्कस जरूर किया। स्मॉल मास को कैसे निकालते हैं उसका नाम जरूर सुना और थोड़ा आइडिया जरूर लिया। ठीक है, एग्जैक्ट प्रोसेस हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेंज ऑफ मास की। तो रेंज ऑफ मास की जैसे मैं बता रहा था कि सबसे छोटा मास पूरे यूनिवर्स में आपको क्या लगता है, जो अभी तक आप पढ़े भी हैं उसमें सबसे छोटा मास जो है
वो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ kg। किसका है भाई? इलेक्ट्रॉन का है। हालांकि इससे छोटे मासेस हैं जरूर, ठीक है, जैसे न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, ये सब ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो ऑलमोस्ट मासलेस हैं। तो इनका मास जो होगा इलेक्ट्रॉन से भी कम होगा। लेकिन हम लोग जिसका मास लगभग लगभग निकाल पाए हैं वो है इलेक्ट्रॉन तक का। उससे छोटा मास हम लोग अभी तक पता नहीं कर पाए हैं, है ना। पता करेंगे तो वो सबसे छोटा मास हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे ह्यूज मास की। सबसे ह्यूज मास क्या है? सबसे ह्यूज मास है 10⁻55 kg। वो किसका मास है? नोन यूनिवर्स का मास है। मतलब यूनिवर्स का अभी तक जो मास एस्टिमेट किया गया है वो एस्टिमेट किया है 10⁻55 kg। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीज दिख रहा है, जो मैंने आपको मास स्पेक्ट्रोग्राफ बताया था उसमें यही चीज का यूज होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पे मैग्नेट का यूज किया जा रहा है और यहाँ एक्सिलरेट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। यहाँ पे ये जो दो चीज दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, ठीक है। इन दोनों का यूज करके डिफ्लेक्शन कराया जाता है और डिफ्लेक्शन का जो डिटेक्टर है वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है उससे डिसाइड करता है कि इसका मास कितना है। तो वो हम लोग इस मास स्पेक्ट्रोग्राफी से पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बात मास की। अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की। टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि घड़ी तो बना लिए लेकिन उसके टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। वो 1 सेकेंड किसको कहेंगे? तो देखिएगा इसमें हम लोग एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बोलो? एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, ठीक है। एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम मतलब एटम्स के अंदर वाइब्रेशन होता रहता है ना। आपको मालूम है कि एटम्स भी वाइब्रेट करते रहते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो हम लोग इसमें जो यूज कर रहे हैं वो सीजियम एटम है। सीजियम एक एलिमेंट है, उसका जो एटम होगा वो एक पीरियोडिक वाइब्रेशन करता है। क्या करता है बोलो? पीरियोडिक वाइब्रेशन। अब वो पीरियोडिक वाइब्रेशन करेगा बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। इनफैक्ट वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करता हुआ 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस करता है। और उतना वाइब्रेशन जब पूरा हो जाता है तब हम कहते हैं कि अच्छा ये 1 सेकेंड हो गया, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ सीजियम क्लॉक। ये सीजियम एटम का जो वाइब्रेशन है वही बेसिस बनता है किसका? सीजियम क्लॉक का, विच इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक एंड इट इज यूज्ड इन नेशनल स्टैंडर्ड्स। जो हम लोग के यहाँ नेशनल स्टैंडर्ड है ना, इंडियन आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, डिपेंडिंग ऑन की किसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो जो है वो हर देश में, हर नेशन में जो स्टैंडर्ड यूज किया जाता है वो एटॉमिक क्लॉक होता है। आपके घर का क्लॉक नहीं, क्योंकि कभी भी बैटरी खराब हो गया तो घर का क्लॉक जो है वो क्या होगा? पीछे हो जाएगा, है ना। आगे पीछे चला गया, किसी का बैटरी काफी तेज निकला तो कभी कभी घड़ी आगे भी निकल जाता है ना। भले वो बैटरी की वजह से नहीं हो, आपकी वजह से हो, लेकिन बैटरी अगर कम हो जाए तो स्लो तो पक्का ही हो जाएगा। तो सबका घड़ी अलग अलग हो तो सोचो कि इंटरनेट पे टाइम पता कैसे चलता है। तो इंटरनेट पे जो टाइम पता चलता है वहां पे सीजियम एटम का कमाल हो रहा होता है, सीजियम क्लॉक का यूज हो रहा होता है। तो ये बात हो गई हमारी, जिसमें हम लोगों ने बात की सीजियम एटम का हम लोग यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम, और उसी के बेसिस पे 1 सेकेंड को हम लोग डिफाइन करते हैं। और ये इतना इफेक्टिव है, इतना एक्यूरेट है, इसका एक्यूरेसी इतना हाई है कि एक इसमें जो अनसर्टेनिटी आता है वो 1 पार्ट इन 10⁻13 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 1 पार्ट इन 10⁻13। मतलब इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचिए कि 10⁻13 सेकेंड अगर आप जाएंगे तो केवल 1 सेकेंड का अनसर्टेनिटी आएगा कि हाँ भाई 10⁻13 सेकेंड टाइम हो गया है, तो केवल 1 सेकेंड का प्लस माइनस हुआ होगा। यानी कि इसको अगर हम 10⁻13 सेकेंड बोलने से तो रियलाइज नहीं हो रहा है ना कितना बड़ा टाइम है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकल टाइम में देखें तो 1 साल में केवल 3 माइक्रो सेकेंड का प्लस माइनस हो सकता है। 1 साल बीत गया और आपने 3 माइक्रो सेकेंड के अनसर्टेनिटी के साथ पूरा क्लॉक को कवर किया है, पूरा 1 साल कवर किया है। तो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट इन केस ऑफ मेजरमेंट। दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल एरर, राइट।
तो इसकी वजह से ही आपको याद होगा हमने मीटर के डेफिनेशन की बात की थी कि मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दिस मच ऑफ सेकेंड, है ना। मतलब आप सोचिए टाइम पे ज्यादा रिलाई कर रहा है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग लेंथ को मेजर कर रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स है, दैट इज फॉर श्योर, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है इन वैक्यूम, ऑब्वियसली इन वैक्यूम वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो टाइम इतना प्रिसाइजली हम मेजर कर सकते हैं कि लेंथ को, रॉड का लेंथ फिक्स नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग को डर है कि लेंथ ऑफ रॉड एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन की वजह से चेंज हो सकता है। लेकिन टाइम क्योंकि हम बहुत प्रिसाइज मेजर कर पा रहे हैं, तो हम टाइम मालूम है और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में हम लोग 1 मीटर को मेजर करेंगे। यहां तक हो गया है। So this is due to the tremendous accuracy in the measurement of time that SI unit of length has been expressed in terms of path length light travels in certain time interval। मतलब टाइम मेजर करेंगे और वहां से फिर 1 मीटर को मेजर करेंगे। हालांकि वो सब हो चुका है तो आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, बट थ्योरेटिकली यही डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई। उसके बाद अब रेंज ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो रेंज ऑफ टाइम में जो मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल है, जैसे आपको मालूम होगा या नहीं भी मालूम हो तो जान लीजिए कि कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, या कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बनता है और लेबोरेटरी में बना और तुरंत एंड कर गया, तुरंत खत्म हो गया। तो जो लाइफ स्पैन है सबसे छोटे पार्टिकल का, ये सबसे अनस्टेबल पार्टिकल का, वो है 10⁻⁻24 सेकेंड। इतना छोटा, इतना कम टाइम में वो खत्म होता है, मतलब आया और खत्म हो गया 10⁻⁻20 सेकेंड के अंदर। और सबसे बड़ा टाइम स्पैन अभी किसका है? लाइफ ऑफ यूनिवर्स, 10⁻17 सेकेंड। ठीक है, अब आपको अब समझ में आएगा 10⁻13 कितना बड़ा है भाई, है ना। 10⁻13 कितना बड़ा है वो समझ में आ रहा है। अरे भाई 10⁻17 सेकेंड तक तो अभी लाइफ ऑफ यूनिवर्स ही है, और उसमें केवल 1 सेकेंड 10⁻13 सेकेंड तक जाएंगे सीजियम क्लॉक के साथ। एक सीजियम क्लॉक आज से चलना शुरू हुआ, 10⁻13 सेकेंड तक चला, तो उसमें अनसर्टिनिटी केवल कितना आएगा? 1 सेकेंड का। दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, है ना। तो ये हो गया। और यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहा है, वो फिगर एक्चुअली में उसी सीजियम क्लॉक का है। काफी कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्वियसली हम लोग खरीद के अपने घर पे नहीं रख सकते, इतना एक्यूरेसी का जरूरत हम लोग को अपने डेली रूटीन के लिए नहीं होता है ना। हम लोग अगर मान लो मीटिंग पे बुलाया गया 2 बजे, तो 2:05 पे भी हो जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2:01 पे भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो ±1 मिनट पे भी चल जाते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है डेफिनेशन ऑफ टाइम की, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेट क्लॉक चल रहा है वहां पे बात हो रही है। तो वहां की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई हम लोग को इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स बनाना पड़ता है फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें हम लोगों ने रेंज की भी बात की और कैसे हम लोग टाइम को मेजर करते हैं उसकी भी बात की। अच्छा, टाइम के यूनिट्स में हम लोग बात करें तो वही हम लोग का सेकेंड, मिनट, आवर और ईयर, इतने में ही काम अभी तक चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उससे बड़े टाइम के यूनिट की जरूरत अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, इतना हम लोग जानते ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।